चलो नेक्स्ट हम लोग को परमानेंट टिश्यू में आगे देखना है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हुआ हुआ है तुम लोग का, फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही पढ़ा दिया था तुम्हें उसमें, और लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल होमोजेनस टिश्यू के ग्रुप। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट ओरिजिन हुआ। तो ओरिजिन में दे आर डेवलप फ्रॉम द मेरिस्टेम एंड सिंपल परमानेंट सेल और टिश्यू। इतनी बात क्लियर रखने अपने माइंड में, तब तुम्हें इसके टाइप समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी की लाइन होगी, आप अपना मार्किंग करते रहो। टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ, टाइप लिखा है, ठीक है, मतलब वन टाइप से ज्यादा सेल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल है, और जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू हो जाएंगे, क्लियर है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। क्योंकि ये खुद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये एक यूनिट की तरह वर्क नहीं करेगा तो एक असाइंड फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाए। कोई भी टिश्यू किसी स्पेसिफिक असाइन जो उसके लिए फंक्शन डिजाइन किया गया उसको परफॉर्म करते हैं, क्लियर। तो वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, इसको ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कभी भी होमोजेनस नहीं होंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हैं। तो मोर देन होमोजेनस टिश्यू 1, होमोजेनस टिश्यू 3, 4 ऐसे लिख लो, और ये सब आपस में मिल जाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनेगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनेगा। आप किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आपको समझ में आए, फटाफट शॉर्टकट लिखा कर। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर एब्सेंट इन गैमेटोफाइट। क्या है ये गैमेटोफाइट, बताओ फटाफट, व्हाट इज गैमेटोफाइट। लेकिन ये गैमेटोफाइट बोल रहा है, हैप्लॉइड बॉडी ठीक है, लेकिन किस डिवीजन की बात कर रहा हूँ। गैमेटोफाइटा कहाँ तक थे, एल्गी और ब्रायोफाइटा। और हमें पता है वहां पे वेस्कुलर बंडल आया ही नहीं था, तो इस लाइन को जैसे चाहो वैसे डिकोड करो। समझो लाइन क्या कह रही है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर एब्सेंट, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मैंने बताया दिस आर वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये तो थे ही नहीं वहां पे, तो एब्सेंट तो होंगे ही होंगे, है ना। टेरिडोफाइटा से आए हैं, ट्रैकियोफाइट टेरिडोफाइटा से है ना, वही हम बताए। क्योंकि ट्रैकियोफाइट है ही टेरिडोफाइटा से है, तो गैमेटोफाइट आपका कहाँ है, मेन प्लांट बॉडी, एल्गी और ब्रायोफाइट, ठीक है बेटा, इसलिए एब्सेंट रहेगा। समझ में आया सबको ये लाइन। ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ ट्रैकियल सिस्टम, क्लियर है। वेस्कुलराइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम in plant. Differentiation of procambium is followed by the formation of primary phloem and primary xylem simultaneously. एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या बनाई, एक स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है, आपने बताया था वेस्कुलर कैम्बियम मतलब प्रोकैम्बियम, जो कि जाइलम फ्लोएम और वेस्कुलर कैम्बियम को बनाएगा, क्लियर है। वही चीज लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम, पहले प्रोकैम्बियम बनेगा कहाँ से, प्राइमरी मेरिस्टेम का एक स्पेसिफिक टाइप का, या प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम, और उसमें फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफिसिटी मिली कि उसको वेस्कुलर बंडल बनाना है, तो उसने क्या बनाया, प्रोकैम्बियम बन गया वो। और अगर एपिडर्मिस बनाना होता तो प्रोटोडर्म बन जाता, याद आ रहा है ना, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम में बताया हुआ है। तो प्रोकैम्बियम अब बन गया है, तो वो क्या बनाएगा, प्राइमरी जाइलम, जो सीक्वेंस दिया ना वही ध्यान रखना, प्राइमरी फ्लोएम पहले बनता है, फिर प्राइमरी जाइलम बनता है, और साथ साथ में ये वेस्कुलर कैम्बियम भी बनाएगा, अगर डाइकॉट होगा तो, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो, ठीक है। जो ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का बात कर रहे थे ना वही, क्लियर है बेटा, आ जाओ फटाफट, क्लियर है, ये लाइन क्लियर है, समझ में आया। टिश्यू का डेवलपमेंट देख रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे बनेगा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू, यही हमने यहाँ लिखा था, आवाज नहीं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू कह सकते हैं हम उनको,
कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम मतलब जो कि वेस्कुलर सप्लाई को मेंटेन किए हुए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है प्लांट का, क्लियर है, जिसके थ्रू जिस मीडियम से कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है प्लांट के एक सिरे से दूसरे सिरे। और कंडक्टिंग टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और वेस्कुलर बंडल, हेट्रोजेनस टिश्यू, किसी भी तरीके से आपको बोले, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, हर वर्ड एक ही कहानी कह रहा है कि ये बात कर रहा है वेस्कुलर सप्लाई की। तो 2 टाइप्स आ गए आपको, इन सारी कहानियों का अंत ये है कि 2 टाइप्स के हैं, जाइलम और फ्लोएम। कुछ पूछना है यहाँ पे? बताओ। रियल इमेज है, आप इसको समझो स्टैनिंग करके, उसमें डिफरेंशिएट किया हुआ है लेयर्स। लेयर्स पे आपको ध्यान पूरे पे नहीं देना अभी, हालांकि मैंने लेयर्स पढ़ा दिए, लेकिन इसको आप इस तरीके से ट्रीट करो जैसे आप बर्थडे केक कट कर रहे हो, ठीक है, यह है केक, तो पूरा वो सर्कुलर रहेगा वॉट एवर जो शेप है, लेकिन जब आप खाते हो तो आप एक उसका ट्रायंगल टाइप का कट करते हो और आप वहां से लेते हो, तो इसको इनलार्ज करके इसमें दिखाया हुआ है। दिस इज, जिसको मैं मार्किंग कर रही हूँ अब, यह है वेस्कुलर बंडल। ओके, बीच में आपको कैम्बियम दिख रहा है, इसका मतलब ये डाइकॉट का है, देख लो नीचे लिखा है डाइकॉट, क्लियर। एंड कैम्बियम दिख रहा है, इसका मतलब एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम, जाइलम होता है अंदर की तरफ, फ्लोएम होता है बाहर की तरफ। क्लियर बच्चे इतनी कहानी? ठीक है, जब हम उसको पैच बोलते हैं, पैच में हम फेसिकुलाई वर्ड यूज कर लेते हैं, तो वही कैम्बियम फेसिकुलर कैम्बियम हो जाती है। जब हम वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करने वाली कैम्बियम, तो वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली बनती है, फेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ऐसे ही टिश्यू का तुम लोग ऐसे ही लिखते चलोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, फाइबर, फ्लोएम, जाइलम एंड कैम्बियम, दिस वन इज कैम्बियम। ये अभी इग्नोर कर, क्लियर है। अब एक एक को देखते हैं, पहले देखेंगे जाइलम। साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार आया, मुझे भी नहीं पता, नैगेली, बहुत बार तुम्हें मिलेंगे नैगेली। The term xylem was coined by Nageli. The function of xylem is to conduct water and mineral salt. डायरेक्शन याद रखना, हमेशा एक डायरेक्शन होता है, दिस इज द क्वेश्चन, जो बहुत इजी होता है। कोई भी बच्चा मेडिकल स्टूडेंट का ये सब क्वेश्चन गलत नहीं करेगा कि जाइलम किधर पानी ले जाता है। ठीक है, जाइलम हमेशा ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू फिजियोलॉजी, वहां पे आप मैकेनिक्स पढ़ते हो तो ये उसके सामने बहुत छोटी बात हो जाती है कि पानी बह किधर रहा। ओके, अपवर्ड फ्रॉम root to stem and leaves and to give mechanical strength to the plant part। ये जो मैकेनिकल आ रहा है इसमें समझ जाओ हिडन है कि यहाँ पे डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, डेड सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आएंगे। हमने पढ़ा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन देता है, कॉलन काइमा देती है और स्क्लेरन काइमा देती है। कॉलन काइमा जाइलम में बताया ही नहीं है, वेस्कुलर बंडल में कॉलन काइमा की लोकेशन नहीं बताई मैंने, कहाँ बताई, हाइपोडर्मिस, वो भी हर्बेसियस डाइकॉट, यंग डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में है, पेटियोल में है, लीफ के बेस पे है, लीफ लैमिना के ब्लेड पे है, मार्जिन पे, इतनी लोकेशन है। इसका मतलब यहाँ पे कोलन काइमा की बात नहीं करनी है, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन दे रहा होगा, स्क्लेरन काइमा। क्लियर, डेड स्क्लेरन काइमा। For efficient conduction of water, death of protoplasm is must। ये उसी तरीके से है कि अगर आपकी पाइपलाइन हॉलो नहीं होगी तो कैसे आप वाटर की सप्लाई ट्रांसफर करोगे। ठीक है, अगर अंदर साइटोप्लाज्म है, अंदर प्रोटोप्लाज्म है, तो वाटर आएगा तो उसको तो कोलाइडल सॉल्यूशन से इंटरेक्ट करना होगा, वहां पे केमिकल डिस्टरबेंस आएंगे, वहां पे मैकेनिज्म ऑलरेडी चल रही है, वो वाटर को क्यों लेगा। मोर वाटर कंडीशन में तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी फिर इफेक्ट होगी।
तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में ही एफर्ट पड़ जाएगा, वाटर के मूवमेंट में एफर्ट पड़ जाएगा। इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन कंडक्शन ऑफ वाटर है उसके लिए पहले सेल को डेड होना पड़ेगा। तो जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेट क्या होती है, डेड होती हैं, इसलिए प्रोटोप्लास्ट उनके गायब हो जाते हैं। और जैसे ही प्रोटोप्लास्ट गायब होगा तो वो एक हॉलो ट्यूब की तरह वर्क करेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कूलर वगैरह चलाते वक्त पानी नहीं गिर रहा है तो पापा लोग पाइप निकाल के उसको साफ करते हैं। इसका मतलब उसमें कुछ फंस रहा है कचरा ना। वॉशिंग मशीन में इश्यू आती है। कभी कभी आप गार्डनिंग कर रहे हो, कहीं पाइप मुड़ गया है तो भी आप देखते हो कि वाटर की सप्लाई रुकती है, तो आप चेक करते हो कि हाँ इस रास्ते में ही कुछ हुआ होगा। इतनी कॉमन सेंस आती है अपने को कि वहां से हमने नल ऑन किया और यहाँ पे पानी धीरे आ रहा है, तो क्या रीजन है। तो हम चेक करते हैं, तो कहीं मिलता है कि पाइप कहीं दब गया है, कहीं मुड़ा है, फिर हम सीधा करते हैं तो वाटर की सप्लाई अच्छे से हो जाती है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा लो, वाटर चाहिए उसको, तो उसको एक हॉलो ट्यूब चाहिए ताकि सप्लाई ऑफ वाटर मेंटेन रहे। डेड टिश्यूज आर मोर डेवलप्ड इन वाटर स्केर्स कंडीशन, जहां वाटर की कमी ज्यादा होगी उसको स्केरी कंडीशन हो गया, उसको तो वाटर चाहिए ना, वाटर का लॉस ना हो, इसलिए वहां पे मोर इवॉल्व जाइलम रहेगा। ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। इसका मतलब इसका उल्टा आ जाओ, एक्वेटिक कंडीशन, वो तो वाटर में ही प्रेजेंट है, तो उसको जाइलम को बहुत इवॉल्व होने की क्या जरूरत है। जैसे जस्ट सपोज किसी का घर नदी के किनारे है, किसी का घर कुआं ही है घर में, तो वो क्यों टेंशन लेगा। समझ रहे हो। वो तो भाई जब पानी चाहिए तो फ्रेश वाटर के लिए डालेगा कुएं में बकेट और निकालेगा पानी, गगरी डाले निकाल लिया। लेकिन अगर कोई राजस्थान में रह रहा है, राजस्थान के गांव में रह रहा है जहाँ पे वाटर है ही नहीं, उसके लिए टैंकर आते हैं, तो वो टैंकर आने के टाइम तक एकदम रेडी रहेगा, बाकी सारा काम बाद में, पहले तो दिन भर के लिए पानी लेना है। वहां लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, ठीक है, अपने अपने बकेट भरने के लिए, अपनी अपनी गागरी भरने के लिए। तो वही चीज है, वाटर इज केयर कंडीशन, तो जो भी सप्लाई सिस्टम रहेगा वो मोर इवॉल्व रहेगा। वाटर एफिशिएंट ज्यादा है, जैसे हाइड्रोफाइट जाइलम इज पुअरली डेवलप्ड। तो एक एक लाइन आप ये लिखोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। और इसका कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इवोल्यूशन में इन्वायरमेंटल हो गए। वाटर ज्यादा है तो हमें जरूरत ही नहीं है वाटर प्लांट को ज्यादा जाइलम डेवलप करने की। वाटर कम है तो उसको ज्यादा अच्छी पाइपलाइन लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे सपोज कहीं कहीं वाटर लेवल ग्राउंड लेवल 250 फुट पे मिल रहा है, तो वहां पे बोरिंग का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, उसको खींचने के लिए सबमर्सिबल लगेगा, ठीक है, एक टूल समझ लो। लेकिन कहीं कहीं 50 मीटर पे भी मिल जा रहा है पानी, तो उसको नॉर्मल जो पंपिंग मशीन होती है उससे भी हो जाए। तो दैट इज द डिफरेंस, एक नॉर्मल है, एक हाईली डेवलप्ड है। क्लियर। इन हाइड्रोफाइट जाइलम इज पुअरली डेवलप, और ये जो कंडीशन हो गई ये कैसी है, जेरिक कंडीशन। जेरिक वर्ड, हाइड्रोफिटिक वर्ड, एक्वेटिक, ये सब वर्ड एकदम क्लियर है ना। तो जेरिक मतलब जेरोफाइटा, जेरिक कंडीशन में डेवलप होने वाले, फाइटा मीन्स प्लांट, जाइलम इज वेल डेवलप्ड। कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, ये नहीं कि उसके पास तो पानी नहीं है तो जाइलम क्यों डेवलप होगा, पानी नहीं है इसीलिए तो ज्यादा डेवलप होगा। क्लियर है। बस ठीक है, अब आगे की लाइन तो आपको समझ में आ रही है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कब डेवलप हुई है वो, प्राइमरी मेरिस्टेम से हुई है, प्रोकैम्बियम से हुई है तो प्राइमरी जाइलम, और वेस्कुलर कैम्बियम से हुई होगी, सेकेंडरी ओरिजिन की होगी, सेकेंडरी ग्रोथ में होगी तो सेकेंडरी जाइलम। क्लियर है। प्राइमरी जाइलम ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन, ये तो पहले भी आ चुका है लाइन। जाइलम विच इज फाउंड अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट इज नोन एज प्राइमरी जाइलम। पहले सबसे पहले जो जाइलम बनेगा वेस्कुलराइजेशन में वही तो प्राइमरी होगा, प्राइमरी का मतलब है पहले, तो प्रोकैम्बियम से डेवलप होगा प्राइमरी जाइलम। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का भी पॉइंट है, मार्क कर लेना। प्राइमरी जाइलम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। इनको जैसे प्रोटो बोलेंगे तो वो इस तरीके से छोटे होंगे, और मेटा बोलेंगे तो वो थोड़े बड़े साइज में होंगे, नेम भी बोल रहे हैं ना। लेकिन ओरिजिन के अकॉर्डिंग होता है कि प्रोटो मतलब यंग, अब ये हम बॉटनी में पढ़ा रहे हैं, बस आप ध्यान रखो, और ये होता है डेवलप। जैसे आप 5 साल के बच्चे हो, आप 15 साल के हो चुके,
रिलेट करो। क्लियर है? लेकिन आंसर आपको वही करना है जो यहाँ लिखा है। सो सेल्स ऑफ प्रोटोजाइलम आर स्मॉल एज कंपेयर टू मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। ये फॉर्म्ड नहीं होता है, ये डेवलप्ड होता है। बट ठीक है, आपको ये लाइन एनसीईआरटी के इसलिए इसको छेड़ना नहीं। क्लियर बच्चों? हाँ, समझ में आया? प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, मेटा मीन्स डेवलप। प्रोटो मीन्स छोटा, मेटा मीन्स बड़ा। तो ये क्या है कि ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले प्राइमरी जाइलम बनेंगे वो प्रोटो होते हैं, जो बाद में बनेंगे वो मेटा होते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, समझो। प्रोटो मतलब छोटा एंड मेटा मतलब वो बड़ा हो गया, ग्रो कर गया, ये होता है। बट एनसीईआरटी में उसने लिखा है प्रीवियसली फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज प्रोटो एंड लेटर डेवलप्ड या फॉर्म्ड। ये फॉर्म की जगह डेवलप होता है, कहानी सही रहती। हम्म, साइज 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 नंबर जाइलम जाइलम है। जैसे इस पैचेस के अंदर आप देख रहे हो स्ट्रक्चर ना, तो दिस इज जाइलम। ये अब देखो, ध्यान से पूछ ही रहे हो तो। अब इसमें जो आपको छोटे दिख रहे हैं ये क्या हो गए? ये प्रोटो हो गए। ये जो बड़े दिख रहे हैं ये मेटा हो। क्लियर है? बात करेंगे सब सेकेंडरी ग्रोथ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ में होंगे ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम। ये ध्यान रखो, ये प्रो कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है, ये वेस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है। सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में, जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऑलवेज इन सेकेंडरी ओरिजिन में, सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम दिखेगा, मोनोकॉट में नहीं दिखेगा, और यंग स्टेम ऑफ डाइकॉट में भी नहीं दिखेगा, रूट में भी नहीं दिखेगा। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, xylem which is formed during secondary growth is known as secondary xylem. Secondary xylem is not differentiated into protoxylem and metaxylem. This is again important. मतलब जो अर्ली एज में बने थे उसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का डिवीजन दिख रहा है। जो बाद में बनेंगे वो इन्वायरमेंटल कंडीशन ही ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी बने हुए हैं और अब उनको विड्थ में बढ़ाना है, तो वहां पे उनको प्रोटो और मेटा की नीड नहीं होती है। नीड इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो दिखते नहीं है। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। उसको जिस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए था, जिस हैबिटेट में वो प्लांट है, वो ऑलरेडी हाइट बढ़ाने में उसको सालों लग चुके हैं, वो उस हैबिटेट को एडॉप्ट कर चुका है। तो अब उसका एक कांस्टेंट साइज का जाइलम डेवलप होने लगता है। इसलिए आपको सेकेंडरी ग्रोथ में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम नहीं दिखे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, इतना याद रखो। जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। अब देखो, आप यहाँ पे पैरेनकाइमा हमने सेल पढ़ी थी, सिंपल टिश्यू एक आ गया। कौन सा? पैरेनकाइमा। जाइलम का पैरेनकाइमा, इसलिए नाम में आगे लगा दो जाइलम पैरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा था हमने, फाइबर, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। ठीक है, तो जाइलम फाइबर हो गया। ट्रैकिया, उसके जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उसको वेशल, उसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंग उसको वेशल एंड ट्रैकिया बोलते हैं। एंड ट्रैकिड्स भी उसके शेप के अकॉर्डिंग उसको ट्रैकिड्स बोलते हैं। Xylem trachea, xylem vessel, xylem fiber, these all three are the dead element and develop from the different kind of sclerenchymatous tissue. ठीक है, तो एक आ गया आपका पैरेनकाइमा टिश्यू, एक आ गया आपका स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा के फिर से 3 डिफरेंट फाइबर है, तो इलोंगेटेड होगा, टैपरिंग एंड होगा। सारा चीज जो फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई है वो वहां दिखेगा तुम्हें। जाइलम वेसल है तो वो वेसल जैसा स्ट्रक्चर होगा, अभी बताते हैं। ट्रैकिड होगा तो नैरो होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब यहीं पे हम कुछ चीजें बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना। जो फर्स्ट टाइम आया था जाइलम में, जो कंडक्शन कर रहा था, दैट इज ट्रैकिड। ओके, कहाँ आ गया था? टेरिडोफाइटा में। और कहाँ होगा? जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म आप पढ़ ही रहे हो। इसका मतलब जो पहले आया है वो लास्ट तक प्रेजेंट है, गायब नहीं हुआ है। ओके, क्लियर है? ठीक है बच्चा, समझ में आया? पहले जो ट्रैकियोफाइट बने थे वो टेरिडोफाइटा में आए थे, और वो कौन से थे? ट्रैकिड्स से। बाद में जो डेवलप हुए वो है वेसल्स, जो कि एंजियोस्पर्म में डेवलप हुए हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस हैं, आपको नीटम के याद रखना पड़ेगा, जो जिम्नोस्पर्म में मैं नोट करा दूंगी।
क्लियर है? बट टेरिडोफाइटा में आपको फॉर्म में वो भी एक एक्सेप्शन है, वो वहां पे हम बात करेंगे। लेकिन कोई गया नहीं है, ये चीज याद रखना है जाइलम के केस में, बेटा बात नहीं करें, ठीक है? जाइलम के केस में कोई भी टिश्यू इवॉल्व हुआ है लेकिन प्रिमिटिव वाला गायब नहीं हुआ है। फ्लोएम के केस में मैं गायब करूंगी, ठीक है? तो ये चीज दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है, तो ध्यान रखना। डेड एलिमेंट है, लिविंग एलिमेंट है, पैरेन्काइमा का नाम आते ही समझ जाना है हमें कि ये लिविंग होगा। क्या फंक्शन है एक एक करके देखते हैं। तीनों के नाम याद रहेंगे, चारों के मतलब। जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर। जाइलम जाइलम हटा दो, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा नाम है, पैरेन्काइमा इसका मतलब वो थी लिविंग, बाकी तीनों क्या है? डेड। डेड है इसका मतलब कंडक्शन में रोल प्ले करेंगे प्लस मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे। तो कंडक्टिंग एलिमेंट जो है वो है ट्रैकिड और वेसल। ट्रैकिड प्रिमिटिव है और एंजियोस्पर्म तक प्रेजेंट है, वेसल डेवलप्ड है और एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा जो हम लिखाएंगे दैट इज एक्सेप्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म इज जाइलम वेसल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ट्रैकिड्स आर प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, बताया अभी मैंने। अ सिंगल ट्रैकेट, एनसीईआरटी लाइन आप मार्किंग करते चलो, इज elongated और ट्यूब लाइक सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल। लिग्निफाइड मतलब लिग्निफाइड सेल है, लिग्निन का डिपोजिशन है, दैट्स व्हाई डेड हो गया, ठीक है? प्रोटोप्लास्ट खत्म। और कोई भी बाउंड्री से जो घिरा रहेगा वो बीच का स्पेस क्या होता है? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन कैसा है? नैरो, ठीक है? डेड सेल है, लिग्निफाइड है। ये इस तरीके से है जैसे जस्ट सपोज कि ये ऐसा शेप, इसका स्केलेटन रह गया है और बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, न सेंट्रल वैक्यूल है, न प्रोटोप्लाज्म है, न न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी नहीं। तो ये एक तरीके से ट्यूब की तरह बन रहा है, लेकिन ये ट्यूब कैसी है? नैरो ल्यूमेन, मतलब पतली रहेगी। तो ट्रैकेट ऐसे रहता है। अभी दिखाते हैं हम सबका इमेज। द एंड ऑफ ट्रैकेट्स आर टैपरिंग। टैपरिंग वर्ड बहुत बार आएगा, स्मूथ मसल तक आपको टैपरिंग टैपरिंग आता रहेगा, एनिमल में भी आएगा। टैपरिंग का मतलब सिंपल, दिस इज टैपरिंग। जब दोनों साइड में पॉइंटेड हो तो दैट इज टैपरिंग है। और चिजल लाइन सेम ही है। द ट्रैकेट्स फाउंड one above the other and are separated by cross wall and wall which bears bordered pit. This is the characteristic, इतना आप नोट कर लो। ठीक है, अब देखो समझो इसको। ट्रैकिड है तो ट्रैकिड छोटी छोटी सेल्स है, ठीक है? छोटी छोटी सेल है और प्लांट बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपके घर के अंदर पाइप बिछी हुई है तो एकदम ऊपर से नीचे तक एक ही पाइप बिछी हुई है, कई जगह वहां पे ज्वाइंट है। इवन जब आपका टर्न होता है, जैसे चलो पाइप छोड़ो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई आपको दिख रही है, यहाँ से वहां तक सीधा गया, फिर वहां टर्न है, फिर इधर टर्न है। तो जहां जहां टर्न होता है वहां पे वाटर का लीकेज ना, इसलिए ज्वाइंट लगता है। क्लियर? 90 डिग्री का बना होता है ऐसे, एक साइड का पाइप इधर आ जाएगा, एक साइड का पाइप इधर आ जाएगा, और वाटर यहाँ से आके ऐसे टर्न लेंगे। तो आपके जहां जहां टैप लगे वहां पे आप आज मॉनिटर करना घर में, जो बाहर से दिखता होगा, दीवार तोड़ के नहीं देखना, ठीक है? तो वहां पे टैप सिस्टम में ज्वाइंटर लगे। उसी तरीके से इसको भी बहुत हाइट तक जाना है। तो इसका कैसे है? एक ट्रैकेट के बगल में दूसरा ट्रैकेट आ जाएगा और ये इसको ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करेगा तो पानी जब आएगा तो इसको कुछ पोर मिलेंगे, कल भी मैंने पिट बताया था। इस अब इस पोर से अंदर चला गया, अंदर पानी जा रहा है, क्लियर? एंड यहाँ से ये पोर आपस में मिलने चाहिए तो इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसके ऊपर दूसरा ट्रैकेट होगा, उसके पास पोर होंगे, उसके पोर से बाहर जाएगा, फिर दूसरे ट्रैकेट में जाएगा। इस तरीके से करते करते ये प्लांट के हाइट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो समझ में आ रहा है? छोटे छोटे पाइप के टुकड़े और उनको जोड़ते गए वाया द पोर। अभी एक दूसरे के ऊपर नहीं है। और जब वेसल आ जाती है तो वेसल में कैसे होगा? एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, एकदम सीधा सिस्टम। इसलिए ये मोर इवॉल्व है। और यहाँ से वाटर एंटर करेगा तो उसको ऐसे जिगजैग 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 नहीं घूमना होगा, सीधे जाएगा। क्लियर है?
बॉर्डर्ड पिट का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला कि कोई पोर है, पोर के चारों तरफ कोई बाउंड्री ऐसी नहीं है कि किसी और एडिशनल डिपोजिशन से, तो वो हो गया सिंपल पिट। और हम कह रहे हैं कि एक पोर है, उस पोर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बॉर्डर भी लगा हुआ है, तो ऐसा पिट हो जाता है बॉर्डर पिट। एंड बॉर्डर पिट डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जाइलम ट्रैकेट। ओके, ट्रैकेट्स आर डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट एंड लिग्निफाइड सेल। पुरानी बात है अभी। ट्रैकेट्स आर फाउंड इन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। पहला आया है और उसके बाद एंड तक है, ये ध्यान रखना है बस आपको। एंड वॉल्स ऑफ ट्रैकेट्स आर इम्परफोरेटेड। एंड वॉल इम्परफोरेटेड है तभी उसको साइड से मैंने सप्लाई बताई, ठीक है, नहीं तो वो वेसल की तरह ऊपर ऊपर हो जाए। तो वेसल और ट्रैकेट में ये डिफरेंस है, एक तो ल्यूमेन का डिफरेंस आएगा, दूसरा ये एंड वॉल, सबसे अंत में जो वॉल है वो इम्परफोरेटेड है, मतलब वहां पे पिट नहीं है। तो पिट कहाँ है? साइड में है, ऊपर है, लेटरल है। जैसे जस्ट सपोज यहाँ से पानी जा रहा था लेकिन कुछ यहाँ पे क्लॉग हो गया, तो वो दूसरे पिट से चला जाएगा, सप्लाई नहीं रुकेगी, नहीं तो प्लांट खत्म हो जाएगा। क्लियर? ये तो डेड है लेकिन ये जहां तक सप्लाई पहुंचा रहे हैं उनके रेडियली हर जगह लीफ ब्रांच सब लिविंग लगे हुए हैं ना बेटा, तो उनको तो पानी चाहिए, मिनरल चाहिए। फिजियोलॉजी में यही तो सब पढ़ना है कि मिनरल का क्या काम है, वाटर का क्या काम है, कैसे चलता है, ये सब आप वहां पढ़ोगे। तो इम्परफोरेटेड, नॉट पोरस बट पिटेड, पिट्स आर प्रेजेंट और वो लैटरल वॉल पे होते हैं, इसलिए लैटरली मूव कर जाएंगे। और अभी वेसल में देखोगे आप तो वो पोरस होगी। पिट मतलब ही पोर है, लेकिन पिट एक तरीके से डिफरेंस है, मतलब दोनों में पोर पिट स्लिट इन सब में डिफरेंस है। सुनो अभी ध्यान से, पोर पिट स्लिट, ठीक है। पोर एकदम ऑलरेडी नेचुरल कुछ, ऑलरेडी मतलब आप ऐसा समझो कि अरेंजमेंट के इंट्रासेलुलर कैविटी वगैरह बनती है, तब वहां पे एक स्पेस हो जाता है, मतलब इंटरसेलुलर बीच में कोई कैविटी बनेगी, जैसे मैंने लाइसोजेनियस साइजोजेनस लाइसोजेनस बनाया था, तुम्हें लैकुना वगैरह पढ़ाया था एक बार, टर्म आई थी, तो वहां पे जो डेवलप होता है दैट इज पोर, ठीक है। मतलब सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर है, दैट इज पोर। समझ में आया? पिट कैसा है? सेल में डिपोजिशन हो रहा है लेकिन कहीं पे डिपोजिशन नहीं है, तो ये सेल पे, दैट इज पिट। और यही पिट जब इलोंगेटेड होता है तो दैट इज स्लिट। समझ में आई बात? मतलब ये किसी स्ट्रक्चर के सराउंडिंग होने से बना है, ये उसी सेल के अंदर बना है और ये जस्ट इलोंगेटेड है। और स्लिट वगैरह सेल के बीच में भी होता है, इंटरसेलुलर भी होता है, एनिमल में आएगा, फिजियोलॉजी में। समझ में आया? तो पोर और पिट में डिफरेंस है। ट्रैकेट्स आर यूनिसेलुलर, एक एक सेल जुड़ रही है और पाइपलाइन बनती जा रही है, तो यूनिसेलुलर रहेगा। द इनर लेयर्स ऑफ सेल वॉल्स, अब इसी से समझो कि वेसल इसका मतलब मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, आते हैं उस पर भी। द इनर लेयर ऑफ सेल वॉल की इनर लेयर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, क्लियर, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर ये सेल वॉल है तो इनर लेयर इधर आएगी सेल के अंदर की तरफ, क्लियर, आउटर लेयर बाहर की तरफ जाएगी। सेल वॉल्स हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म, इसकी वजह से आप इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हो, कैसे थिकनिंग, मरते वक्त उसने कैसे थिकनिंग बनाई, कैसा शेप बना, वो उसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। और ये एनुलर हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, पिटेड हो सकता है, स्कैलरी फॉर्म हो सकता है। देख लो एक एक करके इमेज, बस आप नाम लिखोगे, कुछ भी इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको नहीं आता है इसे। देखो पिटेड समझ में आ रहा है, दिस इज पिट, उस सिंगल सेल के ऊपर ही डिपोजिशन कहीं कहीं लिग्निफाइड हट गया, डाइजेस्ट हो गया, तो उसके वजह से वहां पे आपको पोर दिख रहा है। ओके, एनुलर मतलब रिंग लाइक, अंदर की वॉल, इनर वॉल डेवलप हुई और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दी, एनुलर। स्पाइरल, बाहर से कुछ अंदर आपको चेंज नहीं दिख रहा है, ये कहाँ पे मैटर करेगा, ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में डिस्टर्ब करेगा या फेवर करेगा वाटर को, क्योंकि यहीं से आना है,
क्लियर है? तो एनुलर, रिंग लाइक इनर वॉल, इन रिंग लाइक हो गया, स्पाइरल इनर वॉल, स्पाइरल है, स्केलरिफॉर्म पैचेस, ठीक है, रेटिकुलेट पैचेस ही रहेगा, नेटवर्क राइट रहेगा, और पिटेड मतलब पोरस। क्लियर है? बस आपको नाम एक बार ऐसा रहे कि हाँ आंखों के सामने से जाना चाहिए, बाकी अभी एनसीईआरटी पे ही फोकस करो इनसे। The deposition of lignin on cell wall is responsible for the formation of different types of thickening, that is annular, primitive type है, ये जरूर ध्यान दें। सबसे पहले प्रिमिटिव जो रिपोर्टेड है दैट इज एनुलर टाइप, स्पाइरल, स्कैलरिफॉर्म, रेटिकुलेट एंड पिटेड। चलो ये सब रहने दो। पिट कैसे है? जहां पे लिग्निन का डिपोजिशन हट गया वो पिट हो गया। और पहले हटा होता, अब इसको समझो, तुम लोग फिजियोलॉजी को समझो, अगर ये पहले हटा होता तो प्लांट डेड क्यों होती? उस पोर्शन से उसको सप्लाई जाता रहता। ठीक है, तो डिपोजिशन होता है, कम डिपोजिशन होता है एंड डेड होता है, उसके बाद ये सब रिमूव होके वहां पे पैचेस बन जाते हैं, मतलब अनलिग्निफाइड हो जाता है वो सरफेस और वो पिट की तरह काम करेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आता है जाइलम वेसल, जो कि मोर इवॉल्व है। वेसल इज एन एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। कंडक्टिंग एलिमेंट तो दोनों ही थे, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल। मैकेनिकल भी है, कंडक्टिंग भी है, और फाइबर सिर्फ मैकेनिकल है एंड पैरेन्काइमा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वेसल लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक है, लिग्निफाइड है तभी डेड है, एंड लार्ज सेंट्रल ल्यूमेन है, पानी अब तेजी से जाएगा। ओके, डेवलप्ड हो गया, लार्ज सेंट्रल ल्यूमेन कह लो या कैविटी कह लो, एक ही बात। वेसल इज मल्टीसेलुलर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैकेट इज यूनिसेलुलर। वेसल मल्टीसेलुलर है, इसका मतलब कई सारी जाइलम वेसल आपस में फ्यूज हुई हैं और तब जाके वेसल का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जैसे जैसे सपोज यहाँ पे मैं एक इमेज बनाती हूँ, एक बॉक्स रखा मैंने, दो बॉक्स रखे, तीन बॉक्स रखे, चार बॉक्स रखा, पांच रखे, अभी ये दिखने में आपको 5 लग रहे हैं ना। अब नेचर ने क्या किया, इनकी लेयर को डिसॉल्व कर दिया जहां पे वो ज्वाइंट थे, और ये मर भी रहे हैं, डेड भी हैं। अब ये आपको क्या दिख रहा है? सिंगल दिख रहा है। तो सिंगल वेसल इज मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर, इज इट क्लियर? कैसे बना होगा ये समझ में आया? तो अब यहाँ से और यहाँ पे समझो पोर है, यहाँ पे समझो पोर है, तो ट्यूब सप्लाई मेंटेन हो गई ऊपर डायरेक्शन। तो दैट्स व्हाई इट इज मल्टी सेल। इट इज multicellular, it made of many cells called vessel membrane member, ठीक है, और वेसल एलिमेंट। वेसल इज एन एग्जांपल ऑफ डेड सिंसाइट, सिंसाइट मतलब फ्यूजन, सिंसेशियम कंडीशन, मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में मैंने बताया सिंसेशियम, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म में तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन फ्यूजन ऑफ सेल्स है, तो दैट्स व्हाई सिंसाइड है और डेड है। वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। द एंड वॉल इज परफोरेटेड, अब एंड वॉल में यहाँ पे परफोरेशन होना चाहिए तभी ये ट्रांसफर होगा। परफोरेटेड इज ऑल्सो ओके, जैसे आपके चाय के छन्नी में छेद आपको दिख रहा है वो भी करेक्ट है, एंड ये कंप्लीटली भी हॉलो होता है। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया परफोरेटेड, परफोरेटेड कैसा हो गया? यहाँ पे इस तरीके से हम कह रहे हैं पोर प्रेजेंट, छेद प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाटर जब सप्लाई दे जाएगा ऊपर की तरफ तो इन्हीं पोर से, इन्हीं स्ट्रक्चर से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और होती है, जैसे हम टाइप्स आपको दिखा देते हैं, दिस इज, ये रियल इमेज है, पूरा का पूरा हॉलो है। ठीक है, पाइप दिख रहा है आपको, ऐसे मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर है, बाहर से आपको ये दिख रहा है डेड स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन यहाँ पे पूरा हॉलो चल रहा है, ये भी रियल इमेज है। यहाँ पे देखो, परफोरेशन को समझो, ये लैटरल परफोरेशन हो गया, ये
सेमी परफोरेशन मतलब थोड़ा सा लेटरल से ऊपर की तरफ डायगनल आ रहा है। ये परफोरेशन में वॉल जो बन रही थी वो सब भी डिजेनरेट हो गई। तो एक आपको लेटरल तरीके से ही दिख रहा है डायगनल प्लेस में, एक ये हो गया मोस्ट इवॉल्व एकदम सीधे। तो परफोरेशन की बात ही नहीं है, हॉलो हो गया, ये पूरा कंप्लीट हॉलो हो गया। तो ये होता है मोस्ट डेवलप। Thus, vessels are more capable for conduction of water than tracheids due to presence of perforated end wall, और perforated end wall is absent in tracheid। ये आपने एक पॉइंट वहां पे पढ़ दिया था। ठीक है, तो दोनों में एडवांसमेंट में भी आप कह सकते हो एक पॉइंट ये, दूसरा लार्ज ल्यूमेन कैविटी। पाइप का साइज जितना ज्यादा रहेगा उतनी तेज से सप्लाई, उतनी ज्यादा वाटर की सप्लाई वो कैरी कर सकता है। डायमीटर जितना ज्यादा रहेगा, अब बहुत ज्यादा डायमीटर रहेगा तो फिर वहां पे फोर्स भी लगाना, वो भी मैटर करता है। बर्नौली थ्योरम कहीं पढ़ोगे तुम लोग तो देखना। लिक्विड फ्लो पे वर्क एज अ पाइपलाइन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। ठीक है, कॉमन वॉल में परफोरेशन होगा तभी ऊपर के डायरेक्शन में ये कनेक्ट होगा। जैसे जो सपोज इसको ले लो, अभी ये एक वेसल मेंबर नहीं है, वेसल है। ओके, ये जाइलम वेसल 1 है, ये जाइलम वेसल 2 है। तो इनके बीच में कनेक्शन आपको कहाँ करना होगा, एंड वॉल पे कनेक्शन होगा ना, वही चीज होगा। कॉमन वॉल, जो वॉल वो शेयर कर रहे हैं उसमें परफोरेशन होना चाहिए। द परफोरेशन में भी सिंपल और मल्टीपल। सिंपल मतलब ओनली वन पोर, जो हमने आपको बताया कि पूरा पोरस हो गया, एंड सेवरल पोर, कई सारे पोर हैं। वेसल्स कंटेन यूजुअली सिंपल पिट ऑन देयर लैटरल वॉल, लैटरल वॉल पे पिट बन गया। क्लियर बच्चों, ये सब पिट दिख रहा है आपको फिर, और ये बॉर्डर पिट नहीं है, ये सिंपल पिट। जस्ट वही कॉन्सेप्ट वही है कि अगर कहीं पोर पे कुछ फंस गया है तो अब उसको, वो डेड है, वो वहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का सेंसिबल मैकेनिज्म तो यूज नहीं कर सकता, या तो ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारा अगर वेसल ब्लॉक हो गया तो वाटर कंडक्टिंग पे इफेक्ट होगा। एक दो पाइपलाइन, कई सारी पाइपलाइन चल रही है, ऐसा एक जाइलम वेसल नहीं जा रहा है ना, कई सारा जाइलम वेसल जा रहा है। अभी हम नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल पढ़ाएंगे, तो कई सारी जब जाइलम वेसल जा रही है, एक एक वेस्कुलर बंडल में बहुत सारे जाइलम वेसल है, तो एक दो पाइपलाइन ब्लॉक होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेजर अगर ब्लॉकेज हो जाएगा मतलब वाटर की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो पूरी ना डिस्टर्ब हो, इसलिए स्लो अमाउंट में चलता रहे तो पिट के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू रहे। क्लियर बच्चों, चलो लास्ट है जाइलम फाइबर, मतलब पैरेन्काइमा डेड में लास्ट। जाइलम मतलब होता है वुड, अगर डायरेक्ट पूछता है आपको वुड फाइबर तो मतलब आप याद रखो कि जाइलम मतलब वुड और फाइबर मतलब जाइलम फाइबर के ही बारे में पूछा हुआ है। और वुड नाम आते ही आपको याद रखनी है एक चीज कि वुड इज सेकेंडरी, प्राइमरी में वुड नहीं होता है। छोटे नन्हे मुन्ने प्लांट से आप कभी फर्नीचर नहीं बना सकते, वो वुड नहीं होते हैं। क्लियर है, तो दे आर एबेंडेंटली फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम, यहाँ पे लिखा है वुड ब्रैकेट में, आप ध्यान रखें। दे में एदर बी सेप्टेट और ए सेप्टेट। फाइबर है, फाइबर के अंदर कंपार्टमेंट होगा तो वो सेप्टेट हो गया, फाइबर के अंदर कंपार्टमेंट नहीं है तो वो ए सेप्टेट हो गया। छोटे छोटे इमेज कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ो। जाइलम फाइबर डेड है तो क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लेकिन कंडक्टिंग पार्ट नहीं है। तो जस्ट इट इज लाइक, जैसे मैंने बताया था टीवी आपका मेन काम कर रहा है, टीवी है जो आपने ऑर्डर किया, लेकिन उसके किनारे किनारे आपने थर्माकोल और बबल्स वाले प्लास्टिक लगा दी, तो ये फिलर की तरह है ताकि टीवी आपकी सेफ रहे। तो जाइलम वेसल और ट्रैकेट काम कर रहे हैं, लेकिन ये वहां पे सपोर्ट दे रहा है कि टिश्यू सब जगह पे रहे, और डेड है ये भी। डिस्टेंट टू द ट्रैकेड एंड वेसल। ठीक है बच्चा, जो कंडक्टिंग है, ये दोनों कंडक्टिंग है। They have highly thickened walls and obliterated central lumen. Obliterated means again diagonal. They have highly thickened wall.
तभी डेड है, लिग्निफाइड है। लेकिन ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन है। सेंट्रल ल्यूमेन में अभी मतलब ये कंडक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, तो इनमें ऐसे इस तरीके से कुछ भी इनर वॉल के फोल्ड्स हैं जो ऑब्लिक है, डायगोनल है। दे आर abundantly फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम वुड। दे आर जनरल, यही एक क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जाता है। और सेप्टेट एसेप्टेट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको याद रखना है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी याद रखना। नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म वुड, जनरली नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म वुड, इसलिए जो जिम्नोस्पर्म की वुड होती है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट वुड समझ में आता है? जैसे माचिस की तिल्ली देखी हो, दैट इज ऑल्सो वुड, वुड है ना, लेकिन वो सॉफ्ट है। ठीक है, इजिली आप उसको तोड़ लेते हो, हालांकि वो जिम्नोस्पर्म नहीं है, बस हम सॉफ्ट वुड बता रहे हैं। सो जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइटा, तो पता ही है हमें। सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइटा मतलब क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड स्पर्मेटोफाइटा मतलब एंजियोस्पर्म। क्लियर है? जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, इकलौती लिविंग सिंपल टिश्यू जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम के अंदर है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। सेल्स लिविंग एंड थिन वॉल्ड, लिविंग होते ही उसके पास लिग्निन वगैरह हटा दो, थिन वॉल्ड है देयर सेल्स। और ये तो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा के सारे कैरेक्टर यहाँ पे ले आओ। थिन वॉल थी पैरेन्काइमा, फूड स्टोरेज मेन फंक्शन है, वही सब इसके भी है। सेल्स वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखो सीक्वेंस ध्यान रखना, पैरेन्काइमा सेलुलोज, कोलेनकाइमा सेलुलोज प्लस पैक्टिन, हेमीसेलुलोज लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, हेमीसेलुलोज। एंड स्क्लेरेनकाइमा आते ही सेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस हेमीसेलुलोज प्लस लिग्निन। कोई जाता जा नहीं रहा है, ये सब बेसिक्स हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फाइनली लिग्निन आया तो उसने जो कोटिंग कर दी उसकी वजह से वो डेड हो गया। तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म, देखो मेन फंक्शन था पैरेन्काइमा का वही है यहाँ पे। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फूड मटेरियल स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रैवल होता है या खुद प्लांट यूज करता है सुक्रोज के फॉर्म में, ट्रैवल करके उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में फिर यूज करेगा। एंड अगर उसको दुनिया के लिए बचा के रखना है, सेव करना है, तो वो स्टार्च में कन्वर्ट करके सेव कर लेगा। और क्या है, फैट भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड स्टोरेज ऑफ अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन, टैनिन याद रखना है यहाँ पे, जाइलम पैरेन्काइमा में टैनिन का स्टोरेज होता है। टैनिन वर्ड पहले भी आया है पैरेन्काइमा में। फंक्शन ऑफ रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, जाइलम रे, जाइलरी रे भी बोलते हैं इनको, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। अब इसको थोड़ा सा सुनो ध्यान से, अगर अगर ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट की हाइट जा रही है, पानी हम बोले कि एक डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन। पानी को मतलब नहीं है कि उसको किधर दाएं बाएं क्या करना है, वो डेड मटेरियल से वो जा रहा है जाइलम वेसल और जाइलम ब्रैकेट से। लेकिन प्लांट है, प्लांट में यहाँ पे भी ब्रांच हो सकती है, यहाँ पे भी ब्रांच ऑफ लीफ है, यहाँ पे भी ब्रांच ऑफ लीफ है, इधर भी है, खुद स्टेम में भी कॉर्टिकल रीजन है, कॉर्टेक्स में लिविंग सेल है। तो जहां पे भी लिविंग सेल है उन सबको अपने लिए वाटर मिनरल्स चाहिए। तो ये डेड वाले को तो सेंस ही नहीं है कि किसको क्या चाहिए, वो सिर्फ पानी ले जाए। लेकिन यहाँ पे जो कॉर्टिकल रीजन होगा, चलो ब्रांचेस छोड़ दो, इसी के बीच से वाटर जा रहा है और इधर आपका कॉर्टिकल रीजन है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस और कॉर्टिकल रीजन हो, तो उनको तो सप्लाई चाहिए थी। तो पैरेन्काइमा ने सेंस किया कि इधर वाटर की नीड है, वो पूरा एक मैकेनिज्म होता है, वो फिजियोलॉजी में बताएं। यहाँ से वाटर को निकाला और इधर रेडियल कंडक्शन किया, मतलब हर एक लेवल पे आप हर जगह कितने सारे इसमें चाहो तो मिलियंस ऑफ पॉइंट बना लो, छोटे छोटे हर एक लेवल पे, वहां पे कंडक्शन ऑफ वाटर चाहिए। वो कंडक्शन ऑफ वाटर एक सेंस, जो सेंस कर सकता है वही करेगा, मतलब जो लिविंग है वही करेगा। तो यहाँ से कितना पानी जा रहा है, रेडियली कितना हमको सप्लाई मेंटेन करना है, इसके लिए जाइलम पैरेन्काइमा वहां पे आ गई। समझ में आया? तो रेडियल कंडक्शन एकदम अच्छे से याद रखो। दिस इज नॉट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज अपवर्ड, जो आपने पहले पॉइंट पढ़ा है दैट इज करेक्ट।
दिस इज नीड ऑफ वाटर, एज पर रिक्वायरमेंट उसको रेडियली ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो रूट से पानी आ रहा है दैट फ्लोज ऑलवेज अपवर्ड। ओके, क्लियर है? फंक्शन ऑफ रे पैरेनकाइमेटस says xylary rays, xylem rays रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करेगी। किसकी बनी होगी? जाइलम पैरेनकाइमा की। पिथरे भी पैरेनकाइमा की बनी होती है, पिथ से निकलने वाली रे पिथरे हो जाती है। जाइलम की जाइलम बंडल से ऐसे कंडक्शन जो रेडियल कंडक्शन करेगी एक रे की तरह निकलेगी, वो हो जाती है जाइलरी रे। क्लियर है? कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम इज नोन एज हेड्रोम। कौन कौन आ जाएगा इसमें? जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल। पैरेनकाइमा नहीं आएगा बेटा, गलती नहीं करना। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम, पैरेनकाइमा का अपना एक अलग काम है, वो रेडियली ट्रांसपोर्ट कर रही है, लेकिन वाटर कंडक्शन जो रूट से स्टेम की टिप तक हो रहा है वो कंडक्टिंग पार्ट कौन है? जाइलम ट्रैकेट और जाइलम वेसल। ट्रैकेट एंड वेसल्स आर कलेक्टिवली नोन एज वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स और हेड्रोम। हाइड्रोम होता तो बिल्कुल नहीं भूलते, हाइड्रोम याद रखो, हाइड्रो कर लो उसको, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो बोल रहे हो। वाटर को कंडक्ट करने वाला जो जाइलम के अंदर टिश्यू है, अब चार टिश्यू में ऐसे कौन कौन से टिश्यू हैं जो वाटर को कंडक्ट करने में अपवर्ड डायरेक्शन में रोल प्ले किए? दैट इज जाइलम ट्रैकेट एंड जाइलम वेसल। जाइलम फाइबर ने मैकेनिकल सपोर्ट दिया है, बाइंडिंग करके रखा हुआ है। जाइलम पैरेनकाइमा रेडियली जो लिविंग सेल उस पर्टिकुलर लेवल पे एक्सिस पे प्रेजेंट है, उनको वाटर के कंडक्शन में एक मीडिएटर की तरह बनी हुई है। क्लियर है? ठीक है बच्चों। हेड्रोम टर्म्स वाज प्रपोज्ड बाय हैबरलैंड, अगेन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। नागेली और हैबरलैंड आपको याद रखना है जाइलम से, और फ्लोएम को भी जो पॉइंट किया था वो भी नागेली है। चलो अभी इमेज पे आ जाओ एक बार फटाफट। ये नोट कर लो तीन, एफिड्रा नीटम वेल्वेशिया। एफिड्रा नीटम वेल्वेशिया, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नहीं दिया, नोट करो ये तीन एग्जांपल। एफिड्रा, अभी आपने एफिड्रीन पे सॉल्व किया होगा क्वेश्चन, तो आया होगा एफिड्रा टर्म, ठीक है, कल पूछे भी थे कुछ बच्चे। एफिड्रा जिम्नोस्पर्म है, नीटम नीटेस को रिप्रेजेंट करता है, नीटम एंड वेल्वेशिया ये तीनों ही जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इनके पास जाइलम वेसल है, तो एक्सेप्शन केस है। इनको बोलते हैं नीटोफाइटा, तीनों ही नीटेस के हैं। नीटम एकदम नाम से समझ में आ जाता है आपको, एफिड्रा और वेल्वेशिया। एक मिनट, एफिड्रा नीटम वेल्वेशिया, ठीक है। इन सभी में जाइलम वेसल जाइलम ट्रैकेट दोनों होते हैं। और लिखो, वेसल्स आर एब्सेंट, ये भी एक क्वेश्चन है। मतलब कहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिलेंगे इसके? एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ड्रेसेना यक्का डिजिनेरिया ड्राइमिस, D3Y नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। ड्रेसेना यक्का डिजिनेरिया एंड ड्राइमिस। यक्का याद रखना बस, यक्का पूछा जाता है, ड्रेसेना यक्का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये ऐसे एंजियोस्पर्म है जिसमें वेसल्स एब्सेंट है।
ठीक है, सिंसाइड समझ में आ ही गया है, बताया मैंने, फ्यूजन ऑफ सेल से बनता है। सिंस सीसियम कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यहाँ पे तो डेड था इसलिए हम इसको डेड सिंसाइड बोले थे। ड्रेसेना, यक्का, डेजिनेरिया एंड रेमिस। बाकी हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, आराम से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आ जाओ फ्लोएम। फास्ट देखो, फ्लोएम में ज्यादा कुछ नहीं है, जाइलम से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फ्लोएम की कहानी वही है, फूड का कंडक्शन रहता है, फूड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। देखो नीचे की लीफ अगर खाना बना रही है, ऊपर लीफ है ही नहीं, तो ये ऊपर खाना पहुंचाएगी ना। यहाँ जो खाना बना है वो ऊपर के साइड में जाएगा ना। जस्ट सपोज आपके घर में सेकंड फ्लोर पे किचन है, तो किचन ऊपर है, डाइनिंग रूम नीचे है। यहाँ दादी जी नीचे रहती है, तो उनके लिए नीचे खाना आएगा ना, बाकी सब लोग तो ऊपर नीचे करते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, नीचे किचन है तो ऊपर खाना जाएगा। उसी तरीके से आप समझो, खाना कहाँ बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। लीफ पेड़ पे किधर प्रेजेंट है, कहाँ की जड़ गई है, उससे भी पेड़ को कोई मतलब नहीं है। खाना बना है तो सप्लाई चाहिए, तो ऊपर बन रहा है तो नीचे जाएगा, नीचे बन रहा है तो ऊपर जाएगा। इसलिए फूड का ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जब बल्क में होता है कोई चीज तो उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। उस केस में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। क्लियर है? सोर्स टू सिंक इसको बोलते हैं, सोर्स टू सिंक। सोर्स जहां पे बन रहा है, सिंक जहां जरूरत है। ओके, फिजियोलॉजी में डिटेल देखें। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम इज टू कंडक्ट और ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम द लीव्स। यूजुअली लिखा है तो कई बार हमने बताया ट्राइकोम भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। स्टेम में कोलेनकाइमा में भी आ चुका है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होगी। हर्बेशियस स्टेम जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। इसलिए यूजुअली, ठीक है, जैसे आप अपने रूम में मैगी बना रहे हो लेकिन मेन किचन में तो मम्मी खाना बना रही, तो यूजुअली कौन है किचन में खाना बन रहा है। आपका मन करे आप चिप्स पकौड़े खाते रहो अपने रूम में, क्या लेके आया क्या खा, तो खाना अलग अलग जगह है लेकिन मेन कहाँ है, लीव्स में, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखो लीफ से लीव्स में भी खाना जा सकता है। यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज को मैं बता रहा हूँ। कोई लीफ प्रोमोडिया है, यहाँ पे बर्ड लगती है, एक्सिलरी बर्ड जो पढ़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो डेवलपिंग लीफ है अभी, डेवलपिंग, ग्रोइंग, ग्रोइंग बच्चे से एकदम 5 साल के बच्चे को किचन में नहीं बैठा दोगे ना कि बेटा जाओ खाना बना के, ठीक है, तुम तो लड़की हो, आगे जाके खाना ही बनाना है, अभी से बनाओ, 4 साल से। तो वही केस है, तो जो डेवलप लीफ होगी वो खाना बना रही है और उससे फूड की नीड यहाँ पे है, तो लीफ खुद भी सोर्स से सिंक और सिंक से सोर्स में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब लीफ को भी खाने की जरूरत हो सकती है, तो उस केस में लीफ हो जाती है सिंक। एंड दूसरी लीफ जहाँ खाना बन रहा है या स्टोरेज है, स्टोरेज भी है, हमने देखा कई जगह फूड स्टोरेज है, तो स्टोरेज फूड से सप्लाई ले रहे हैं तो वो हो जाएगा सोर्स। सिंपल सी बात है, जहाँ खाना खाना है वो है सिंक, जहाँ खाना है या बन रहा है वो है सोर्स, जहां से खाना आना है वो है सोर्स, जहां जाना है वो है सिंक। ये कोई भी टिश्यू हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, बर्ड हो सकती है, लीफ हो सकती है, ब्रांचेस हो सकती है। क्लियर? लीफ वाला बस कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, तो लीफ की भी बेटा कंडीशन आएगी, उसको खाना बनाना सीखना है, फिर वो खाना बनाए, तब तक उसको खाना चाहिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए उसको फूड चाहिए। इसलिए लीफ ऑल्सो एक्ट एज सिंक। दिस इज क्वेश्चन। On the basis of origin, phloem is again classified into primary and secondary. सेकेंडरी ग्रोथ में होगा। ठीक है, प्राइमरी ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोकैम्बियम, वैसे ही कंपैरेटिव क्वेश्चन है। ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन, सेकेंडरी फ्लोएम ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, प्राइमरी फ्लोएम कैरेक्टराइज कर दो प्रोटो एंड मेटा में, जैसे जाइलम और मेटा हुआ। प्रोटोफ्लोएम फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम हैज नैरो सिव ट्यूब, अब ये कंपोनेंट आ रहा है, अभी बात करते हैं इस पे। वेयर इज मेटाफ्लोएम लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम हैज बिगर सिव ट्यूब। सिव ट्यूब के नाम से समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे जो खाना पहुंचाने वाला होगा एलिमेंट वो होगा सिव ट्यूब अकेले। ध्यान रखना, यहाँ वो किसी के साथ मिल के नहीं कर रहा है और ये है लिविंग।
लिविंग है और कंडीशन इसकी ये है कि इसकी मेटाबॉलिज्म को डाउन कर देना है। मेटाबॉलिज्म को डाउन करना है तो क्या करो, न्यूक्लियस हटा दो। न्यूक्लियस हटा दिया तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब खत्म, प्रोटीन बनना बंद हो गया। लेकिन वो लिविंग है, मतलब वहां पे डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस है, बाकी सारी चीजें हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, तो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है। ऐसी एक लिविंग एनिमल सेल बताओ जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। पढ़ाया हुआ है मैंने। हाँ, मैच्योर्ड लगाया करो, बड़े बच्चे हो गए। एरिथ्रोसाइट आरबीसी से बोलने से नहीं चलेगा। मैच्योर, जो आरबीसी डेवलप होती है, जब फॉर्म होती है तो वो न्यूक्लिएटेड होती है, जब वो डेवलप होती है तो उसका न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाता है। तो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस रहती है सीव ट्यूब, सीव सेल नहीं। क्लियर है? चलो वन बाय वन देखते हैं। रिमेन एक्टिव फॉर लेस ड्यूरेशन एज कंपेयर टू जाइलम। देखो ये खाना तो आप कभी चाहिए तब, खाना बन रहा है आ जाएगा, दिन भर तो किचन में नहीं रहते हैं। लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा चाहिए। वाटर साइटोप्लाज्म का पार्ट है, समझो अब हम यहाँ क्या बता रहे हैं। वाटर और मिनरल साइटोप्लाज्म का पार्ट है। तो सेल जिंदा है तो मैकेनिज्म कर रही है, मैकेनिज्म कर रही है तो उसको वाटर और मिनरल चाहिए ही चाहिए। तो जाइलम कंटिन्यू वर्क करता है, फ्लोएम लेस एक्टिव होता है जाइलम से। जब आपको खाना चाहिए तभी आप किचन से खाना ऑर्डर करें, ठीक है। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप, फिर से 4 टाइप है, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल 6 तक जाओगे, क्योंकि यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि जाइलम ट्रैकेट की तरह वो प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म में अदर टिश्यू है एंड एंजियोस्पर्म में अदर टिश्यू है। तो एंजियोस्पर्म के केस में लिखो सिव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जाइलम में भी था, जाइलम हटा दो फ्लोएम लिख दो, याद रहता है बच्चों को। ये लिविंग होगा, ये नॉन लिविंग होगा, ठीक है। लेकिन सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये भी लिविंग होते हैं, तो ओनली वन डेड सेल है, दैट इज फाइबर, और फाइबर इज स्क्लेरेन्काइमा। तो फाइबर वर्ड आते ही हमें समझ जाना है वो तो डेड है। तो लिविंग कौन कौन हुआ? सिव ट्यूब एलिमेंट, इन्यूक्लिएटेड लिविंग स्ट्रक्चर, कंपेनियन सेल न्यूक्लिएटेड लिविंग, पैरेन्काइमा न्यूक्लिएटेड लिविंग। मतलब लिविंग है, अब जब तक हम न्यूक्लियस हटा नहीं रहे तब तक तो सबको न्यूक्लिएटेड ही रखोगे ना, जिसमें हटा वो बता दिए। तो सिव ट्यूब एलिमेंट में लिख लेना ई न्यूक्लिएटेड लिविंग। ये हो गई एंजियोस्पर्म की कहानी, फिर वन बाय वन डिटेल देखी। देन जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा में सीव सेल और एल्बुमिनस सेल थे, न सीव ट्यूब था न कंपेनियन था। फिर से सुनो ध्यान से, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में सीव सेल और एल्बुमिनस सेल थे, जिसके नीचे लिखा है वही समझ लो, इसका काम ये कर रहा है, इसका काम ये कर रहा है, और ये दोनों तो कॉमन चले आ रहे हैं। ये देगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये रेडियल ट्रांसपोर्टेशन, फिर से जहां जहां उससे जा रहा है वहां वहां पे रेडियली खाने की जो जरूरत होगी वो फ्लोएम पैरेन्काइमा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर वेस्कुलर बंडल से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से एंडोडर्मिस, कॉर्टिकल रीजन तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो सीव सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट यही है मेन फूड कंडक्टिंग टिश्यू। इतनी बात क्लियर? फूड कंडक्टिंग टिश्यू, ओके। लेकिन सीव सेल सीव ट्यूब एलिमेंट एक साथ नहीं प्रेजेंट, जाइलम वेसल और ट्रैकेट की तरह। सीव ट्यूब प्रिमिटिव था, सीव ट्यूब डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म में, सीव सेल प्रिमिटिव है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। दोनों को ही सपोर्टिव सेल की जरूरत है, दोनों को फंक्शन करने के लिए सपोर्टिव सेल की जरूरत है। यहाँ पे खाना है, ठीक है, तो खाना आपके पास आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप टेबल पे बैठे हैं, चलो आपने पापा लोग को बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, पापा लोग टेबल पे बैठ गए तो गरम गरम रोटी की सप्लाई मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। जनरली घर का ये सीन होता है, कहीं कहीं पे अलग भी होता है, पापा लोग रोटी बनाते हैं, मम्मी लोग बैठ जाती है, तो इट डिपेंड्स कि घर में क्या चल रहा है। बट ये है कि कोई खाना बैठा है तो उसको, चलो पापा को भी हटा दो, दादी लोग को बैठा दो, अब तो कुछ नहीं कर सकते, उनको तो पहुंचना ही है, तो उसको मेंटेन करना है। मम्मी सेकी जा रही है तो आपको लगा देगी, बेटा दे जाओ रोटी, ले जाओ रोटी, देखो है कि नहीं प्लेट। तो वही काम कौन कर रहा है? हेल्पर सेल करती है,
सीव ट्यूब के साथ होती है कंपेनियन एंड सीव सेल के साथ होती है एल्बुमिनस। इन दोनों का ध्यान रखना है आपको कि ये जिम्नोस्पर्म में है या एंजियोस्पर्म में है। यही एक यहाँ से क्वेश्चन जो घुमा फिरा के पूछता है। और ये सिस्टर सेल, ये एक क्वेश्चन, और ये नॉन सिस्टर है। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन सिस्टर है। सिस्टर सेल मतलब एक सेल के डिवीजन से ही दोनों का ओरिजिन हुआ है, ऐसा हो जाती है सिस्टर सेल, मतलब एंसेस्टर कॉमन है। क्लियर? एक प्रोकैम्बियम डिवाइड की होगी तो उससे ही एक सेल के डिवीजन से यहाँ पे आपका बन गया सीव सेल और सीव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन। अब जब मैंने बोला उसके पास न्यूक्लियस नहीं है लेकिन वो लिविंग है, और कंपेनियन सेल है वो टोटली लिविंग है, वो अपने मन से निकल सकती है। लेकिन ये यहाँ पे ऐसे समझो कि जैसे दो सिस्टर है, दोनों को एक दूसरे से बांधे रखना है। तो मम्मी पापा क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीजें बना देंगे कि एक को ये दे दो एक को वो दे दो और दोनों को जरूरत दोनों चीजों की हो। समझो यहाँ पे? क्लियर? तो दोनों जिंदगी भर जब तक रहेंगे तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो कंपेनियन सेल के पास फूड स्टोरेज नहीं है, वो उसको जब भी खाना लेना होगा तो वो बगल में चल रही सीव ट्यूब सेल से बोलेगी खाना दे दो, तब मैं तुम्हारा न्यूक्लियस का काम फुलफिल करूंगी। हमारे जो साइटोप्लाज्म में एक्टिविटी चल रही है जो तुम्हें फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, उसको मैं मेरे न्यूक्लियस से कंट्रोल कर दूंगी। तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसलिए वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि उस न्यूक्लियस पे दो सेल की जिम्मेदारी है, खुद की और सीव ट्यूब सेल की। वो लिविंग है, ठीक है, मर गया होता तो बात खत्म थी। वो लिविंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, सब कुछ वहां चल रहा है, बस न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, देखो ये कुछ ऐसे तरीके से है आपको। ये हो गई सीव ट्यूब, ठीक, ये हो गई कंपेनियन, ये इसके बगल में ही है। तो इससे प्लाज्मोडेस्माटा का जो भी कनेक्शन है, इसका न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्मिक एरिया बढ़ गया, ऐसे आप समझिए। इसमें कंपेनियन सेल का भी न्यूक्लियस आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, इसमें सीव ट्यूब सेल का भी साइटोप्लाज्म आ गया। और यहाँ नहीं समझोगे तो फिजियोलॉजी नहीं समझ में आएगी, इसलिए ऐसे मत ट्रीट करना कि मैम क्या ही पढ़ा रही है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं हम क्यों पढ़े, अभी फिजियोलॉजी बाकी है पूरी। ठीक है, ये कैसे बहते हैं कैसे जाते हैं, सुक्रोज का कंसेंट्रेशन, स्टार्च का कन्वर्जन, सब पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो कंपेनियन सेल के पास जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर इसका भी लोड है और अपनी सेल का भी लोड है। इसके पास खाना है, ये तो खाने का पूरा भंडार हो गया, ये तो सप्लाई मेंटेन कर रहा है। कंपेनियन सेल कभी फूड स्टोरेज नहीं कर सकती, इसलिए ये इसको छोड़ के नहीं जा सकती, ना आपस में लड़ सकते हैं। तो नेचर ने इनको एक दूसरे पे डिपेंडेंट बना दिया। तुम मुझे न्यूक्लियर एक्टिविटी दो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। ये बात याद रहेगी? क्लियर? तो ये होगा सिस्टर। ऐसा एल्बुमिनस सेल और सीव सेल के बीच में नहीं है, दोनों लिविंग है, दोनों न्यूक्लिएटेड है। एल्बुमिनस सेल सपोर्टिव सेल है सीव सेल की, मेन ट्रांसपोर्टेशन सीव सेल ही है। सिव एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। इन एंजियोस्पर्म प्लांट सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर ज्वाइंट विद देयर एंड्स टू फॉर्म सिव ट्यूब। अगेन कहानी वही है, वेसल जिस तरीके से बनी थी उसी तरीके से एक दूसरे से ज्वाइंट होकर सिव ट्यूब सेल्स बन जाएगी। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, जैसे आपका जाइलम वेसल में था। इन अ सिव लाइक मैनर, सिव मीन्स अपने आप में छन्नी होते हैं। सिव, सिव का मतलब छन्नी, जैसे आटा की चलनी होती है ना, वैसे ही आप समझ लो छन्नी, छन्नी है। और ये लिविंग है तो इसको तो पूरा एक हिंड्रेंस और पूरा कंसंट्रेशन मेंटेन करते हुए जाना पड़ेगा। ऑब्लिक परफोरेटेड सेप्टा, ऑब्लिक हमेशा डायगोनल कर लो, परफोरेटेड परफोरेशन कर दो उसमें। ओके, ट्रांसलोकेशन ऑफ पो, ट्रांसलोकेशन वर्ड को लिख लो कहीं पे। when anything, water, mineral, food, transport in higher concentration, higher amount, bulk लिख लो, bulk, bulk higher कुछ भी लिखो। when water or food conducted in bulk amount, that is known as translocation। ठीक है, वर्ड आएगा तो ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसा हुआ, जैसे मैं अभी घर गई थी या कुछ, तो मैं एक लगेज लेके चली गई,
ठीक है, एक दो लगेज लिया और चले गए। जिस दिन मैं यहाँ से फाइनल जाऊंगी, भगवान जाने कैसे जाऊंगी, क्या याद नहीं होती, तो बहुत ज्यादा लगेज हो जाता है, आपके पास सामान हो जाता है, तो आपको कुछ बुक करना होता है। जैसे मेरा फिर भी कम होगा, लेकिन कोई बड़ी फैमिली है, कोई जॉब वाले हैं, उनका पूरा फर्नीचर है, तो उनको बढ़िया एकदम ट्रक वगैरह करना पड़ेगा, और वो पूरा ट्रांसलोकेट होंगे। समझ में आई बात? तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन। हम एक जगह से दूसरे जगह जाते आते रहता है, लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह बल्क में गए, सामान हमारा बल्क में गया, तो दैट इज ट्रांसलोकेशन, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर होना। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन वर्ड पूछेगा तो एकदम अटेंटिव होकर आपको उसका आंसर करना है। दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू बल्क। कभी एक सेल से दूसरे सेल में नहीं होगा, एक जगह से दूसरे जगह होगा। ठीक है, सेफ ट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग इनसाइड। फ्यूजन हुआ है, मल्टी सेल परफोरेटेड सेल वॉल, और फ्यूजन हो गया, लेकिन लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग सिंसाइट हो गया। ऑल दो के न्यूक्लियस नहीं है, तो अभी सिंसीसियम नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। सेफ ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो जाएगा कैसे कुछ। अरेंज लॉन्गिट्यूजनली एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। ठीक है, इस तरीके से लंबे लंबे रहेंगे और बगल में कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड है। Sieve cells and sieve tube elements are living and thin wall. A mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm, ताकि बीच से उसको एक ट्यूब मिलता जाए। तो पेरीफेरल साइटोप्लाज्म किनारे की तरफ हो जाएगा, एंड अ लार्ज वैक्यूल बट लैक अ न्यूक्लियस। ठीक है, फूड स्टोरेज होना है बेटा, तो फूड का स्टोरेज कहाँ था? सेल सेप में। सेल सेप कहाँ है? सेंट्रल वैक्यूल में, तो उसको तो लार्ज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सेंट्रल वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करेंगी। और खाना चाहे ऊपर चाहे नीचे किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। मैच्योर सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर इन्यूक्लिएटेड लिविंग सेल। The function of sieve tubes are controlled by the nucleus of companion cell, ये भी बता दिया। A central large vacuole is present in each sieve cell and sieve tube element। फूड स्टोरेज का काम, फूड ट्रांसलोकेशन का काम चल रहा है, इसलिए आपको वो पैकेट तो चाहिए। एंड अराउंड द सेंट्रल वैक्यूल थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। अरे बेटा देखो, उसकी बाउंड्री तो ऐसे ही आप बना लो, कुछ भी है। इसमें खाना ज्यादा चाह रहा है तो सेंट्रल वैक्यूल बड़ा कर दो, सेंट्रल वैक्यूल के बड़ा होते ही साइटोप्लाज्म कहाँ जाएगा? पेरी पेरी पे चला जाएगा। छोटी इमेज बनाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, लेबलिंग करो छोटे छोटे। कैलोज डिपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। कैलोज इज लाइक अ प्लग। ठीक है, प्लग लगाया और हटाया, लगाया और हटाया, इस तरीके से वर्क करता है। डिपोजिशन टेक्स प्लेस ऑन द रेडियस ऑफ सीप पोर। जो भी छेद थे उसको बंद कर दिया, प्लग लगा दिया। ड्यूरिंग ड्रॉपिंग सीजन, फॉलिंग सीजन ऑफ लीफ टू फॉर्म अ थिक लेयर। अब इसको ऐसे समझो, कभी कभी मम्मी लोग घर चली जाती है, अपनी मौसी वौसी के यहाँ तुम लोग के चले जाते हो, कैसे खाने पीने की स्थिति डगमगा जाती है, होता है ना? है, स्विगी उबर सब याद आ जाता है, मैगी याद आ जाता है, ब्रेड याद आता है, अंडा याद आ जाता है, सब शॉर्टकट मेथड याद आता है। और मम्मी के आते ही हम ये खाएंगे, पापा वो खा रहे तो भी हम नहीं खाएंगे, फरमाइशें आने लगती। तो दैट इज लाइक कि प्लांट पतझड़ के सीजन में चला गया, लीफ है नहीं, क्या लीफ कम हो गई है, तो पहले तो प्रोडक्शन कम होगा, इसका मतलब आपको स्टोरेज पे डिपेंडेंट होना है। अब प्लांट का नेचर ही नहीं है कि वो अपना सारा स्टोरेज फूड खा ले। सारा स्टोरेज फूड अगर उसने खुद यूटिलाइज करने लगता प्लांट, तो आपकी धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी से सबकी फूड साइकिल जुड़ी हुई है। तो वहां पे क्या किया उसने? सप्लाई कम कर दी, मतलब अपने लिविंग टिश्यू को सप्लाई कम कर दो, उसमें लग गया है प्लग। अब चार यहाँ पे पोर दिख रहे हैं, इसमें तीन में अगर 5 पोर दिख रहे हैं, तीन में मैंने प्लग लगा दिया, तो मतलब दो से ही सिर्फ सप्लाई जा रहा है, तो खाना पीना हो गया है कम पे। इसको बोलते हैं पतझड़ सीजन, देखे हो गया पतझड़, देखे हो? इधर तो वैसे भी कम ही आता है, तो बारिश होती है। हम लोग के साइड पतझड़ एकदम अच्छे से समझ में आता है, ऐसे लगता है बेजान से सारे पेड़ पूरे 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 ग्रीन लीफ सब गायब हो जाते हैं।
ठीक है, कभी आप ऑटम सीजन डाल के देखना तो गूगल पे जो इमेज आएगी ना वो आपको समझ में आएगी, पीली पीली भूरे, ये मतलब लीफ गिर गई होंगी तो पूरी केवल ब्रांचेस दिखेंगी। यहाँ क्योंकि ट्रॉपिकल है ना, थोड़ा सा कोस्टल एरिया, बारिश ज्यादा होती है, वो आपको रेयरली दिखेगा, लेकिन फिर भी एक फॉल तो दिखेगा अभी। तो उस कंडीशन में खुद की सप्लाई को कम करके वो स्टोरेज फूड पे ही वर्क करता है। तो कुछ सप्लाई के पोर को उसने बंद कर दिया, दैट इज कैलोज डिपोजिशन। फॉलिंग सीजन ऑफ लीव्स ऑटम में दिखेगा आपको। टू फॉर्म अ थिक लेयर दिस इज कॉल्ड कैलस पैड या कैलोज प्लग या कैलोज पैड। इट इज फॉर्म मेनली इन डेसिडुअस प्लांट। डेसिडुअस प्लांट समझ में आता है? नाजुक से, नाजुक मतलब वो होते वाले भी नाजुक, हर्बेसियस नहीं है, डेसिडुअस पूरा फॉरेस्ट होता है जिन पे असर बहुत जल्दी पड़ रहा है। ठीक है, दैट इज डेसिडुअस। इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सीव प्लेट इज प्रोटेक्टेड बाय कैलोज पैड। इट प्रोटेक्ट सीव प्लेट फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखो लिविंग है बेटा, लिविंग है तो उसके अंदर बैक्टीरिया भी जा सकता है। इसको अगर पोर को बंद कर दिया तो बैक्टीरिया का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। एंड ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है, कैलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा 13 ग्लूकैन। ये नोट करो, एक ये नोट करो, इंपॉर्टेंट है। पी प्रोटीन, ये लिविंग है ना, इसलिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। वहां तो हमने सिर्फ पाइप बना दिया था और वेसल में ट्रांसपोर्ट कर दिया था। क्लियर? यहाँ पे आपको फ्लोएम कैसे वर्क कर रहा है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि वो लिविंग है। सिर्फ पानी धक्का देने से नहीं जा रहा है, खाना यहाँ पे धक्का देके नहीं जाएगा। तो पी प्रोटीन भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी डैमेज हुआ है, ठीक है, देखो सीलिंग, हीलिंग, वुंडिंग, वुंडिंग मतलब कोई चोट घाव लगी है तो उसको हील करेगा, नहीं तो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसमें रोल प्ले करता है पी प्रोटीन। पी मीन्स होता है फ्लोएम। एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद कंडक्शन ऑफ फूड। डेवलपमेंट कराएंगे, हील करा मतलब कंडक्टिंग पाइपलाइन को बचा के रखा हुआ है, तो कंडक्शन ऑफ फूड में भी हेल्प होगी। चलिए, कंपेनियन सेल क्या हो गया? जो साथ में न्यूक्लिएटेड सेल है वो है कंपेनियन सेल। उसकी कंपेटिबल सेल, ठीक है, दोनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट किया। दिस इज स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल। देखो लिविंग है, आंख बंद करके कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन पैरेनकाइमा का ही होगा, तभी वो लिविंग है। तो स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल, स्पेशलाइज क्यों? एक सेल के ऊपर दो सेल का भार है और इसके अंदर फूड स्टोरेज नहीं है। और पैरेनकाइमा की कैरेक्टरिस्टिक थी फूड स्टोरेज, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड। दोनों के बीच में भी कनेक्शन होना चाहिए। प्लाज्मोडेस्माटा, पिट फील्ड, इनका कनेक्शन रहता है। प्रेजेंट इन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। एक होता है इधर कनेक्शन है तो ट्रांसवर्स वॉल पे, अब ये अगल बगल है तो कनेक्शन इधर से क्यों लेंगे, इधर से ही लेंगे ना, तो लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। Companion cell is laterally associated with each sieve tube element in angiosperm plant. Sieve tube element companion originate together. Both of them originate from single mother cell, so they are called sister cell. हो चुकी है भी कहानी। लिविंग सेल है विद लार्ज elongated न्यूक्लियस। लार्ज क्यों? क्योंकि दो एक्टिविटी फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट और अपना खुद का कंट्रोल कर रही है। आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने नहीं बताया कि पहले भी आई। एल्बुमिनस है वहां पे और वो नॉन सिस्टर है। द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? किसकी कहाँ पे रिक्वायरमेंट है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे बताया था ना, ठीक है। तो प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब आएगा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते वक्त ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट होगा तभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। आपके पास खाने की कमी है तभी आप किचन से खाना लाओगे, तो इस तरीके से समझो, ठीक है। सुक्रोज, स्टार्च, ये सब क्या होते हैं? केमिकल है। वहां पे एक प्रेशर ग्रेडियंट बना देंगे, जो वहां का लिक्विड है उस सबसे एक प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा कि इधर कमी हो चुकी है, नीड है। भाई देखो वहां कोई भी बोलने वाला नहीं है ना, एवरीथिंग इज बायोकेमिकल मैकेनिक्स। लीफ को खाना बनाना है,
लीफ के खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लीफ को पानी चाहिए, तो वो बायोकेमिकली वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, वाटर ग्रेडियंट बनेगा। किधर वाटर कम है, ज्यादा वाले से कम की तरफ वाटर को मूव कराओ। क्लियर है? तो वही है प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीड ट्यूब। इसको मेंटेन करता है सुक्रोज, क्योंकि ट्यूब में कौन है, सुक्रोज है, स्टोर नहीं हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है। ग्लूकोज बना था, सुक्रोज ट्रेवल हो रहा है, स्टार्च स्टोर होगा, तो सुक्रोज मेंटेन करेगा। Special type of cells are attached with the sieve cells in gymnosperm and in pteridophyta in place। बात हो गई। स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके नाम पे इनको स्ट्रासबर्गर सेल भी कहते हैं। ये भी नोट कर लो फिर। बस ठीक है। देखो फिर से इमेज देखो ध्यान से। ये मैं यहाँ पे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिजियोलॉजी में मैं नहीं बोलूंगी, फिर तो मैं बोलूंगी जाओ तुम पढ़ के आओ चाहे, मैं तो मैकेनिज्म बताऊंगी वहां पे सीधे। तो ये पोरस दिखा आपको कहाँ, ट्रांसवर्स वॉल। ये क्या है, सीव प्लेट, सीव ट्यूब की एक्सिस है, कॉमन एक्सिस, उसको बोले प्लेट। प्लेट हो गई पोरस, फूड के आने जाने का रास्ता। फिर क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट। फिर क्या है, कंपेनियन सेल, उसके बगल में उसके पास है न्यूक्लियस। एंड ये यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फूड का इसको देगी, और ये न्यूक्लियर कंट्रोल इसका करेगा। फिर आ जाएगी आपकी जाइलम पैरेन्काइमा जो रेडियली दे, सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी। अब ये कट में दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरा प्रॉपर सीव एलिमेंट दिख रहा है जो कि फूड रिच है। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है। सीव प्लेट पे पोर, ये दिख रही है सीव प्लेट, छन्नी जैसी स्ट्रक्चर, ताकि इससे खाना पीना आता जाए। न्यूक्लियस आपको कंपेनियन सेल में दिख रहा है। सीव ट्यूब मेंबर मतलब एक सीव ट्यूब, दूसरी ये दिख रही है आपको, और ये एक दूसरे से जुड़े हैं। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर। कुछ नहीं, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल है, सपोर्ट करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट। जितनी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है वही आप हाईलाइट कर लो। मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड टैपरिंग एंड होगी, needle like apices, apex होगा। The cell wall of phloem fiber is quite thick compared to xylem fiber। ओके, इसको बोलते हैं बास्ट फाइबर, उसको बोले थे वुड फाइबर। तो बास्ट और वुड भी टर्म याद है। बास्ट इज रिलेटेड टू फ्लोएम, वुड इज रिलेटेड टू जाइलम। बात नहीं करो। दीज फाइबर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। ये कहानी वहां पे भी थी, सेकेंडरी जाइलम के साथ आपने देखा था कि जाइलम फाइबर प्रेजेंट था। दीज फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन में वर्क नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, डेड है वहां पे स्ट्रेंथ दे देगा। एट मैच्योरिटी फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लास्ट एंड बिकम डेड, डिग्निफाइड डेड। पुरानी कहानी है। अब आपको लास्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। लिविंग आ गया, सभी लिविंग है एक्सेप्ट फ्लोएम ट्रैकिड, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सभी लिविंग है। Cells are living elongated tapering cylindrical which have dense cytoplasm and nucleus। ध्यान रखो क्योंकि इसको फूड का ट्रांसलोकेशन करना है। वाटर तो बह रहा है, मिनरल बह रहा है, लेकिन फूड में कन्वर्जन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडियंट, काफी चीजें बनेंगी यहाँ। The wall is composed of cellulose and has pit filled through which plasmodesmatal connection exist between the cells। तभी एक सेल से दूसरे में खाना जाएगा और रेडियल ट्रांसपोर्टेशन होता जाएगा। फूड स्टोरेज करेगा। एंड अदर सब्सटेंस, रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, तीनों नोट डाउन कर लेना। रेजिन पॉलिश वगैरह में और बनता है, कमर्शियल यूज होता है। ठीक है, लैटेक्स भी आपने देखा, रबड़ वगैरह बनता है। म्यूसिलेज भी आप सुन ही चुके हैं, एलोवेरा वगैरह में बात किया। तो इन सब का भी स्टोरेज जिस लिविंग सेल के अंदर है, उसमें एक मेन सेल होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इस स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड फंक्शन ऑफ फ्लोएम रे, वो पानी मिनरल पहुंचा रहा था, ये रेडियली क्या पहुंचाएगा, खाना। इज इट क्लियर? इस कंडक्शन ऑफ फूड इन रेडियल डायरेक्शन। मेन फ्लोएम सब इधर से ला रहे हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन लॉन्गिट्यूडनल चल रहे हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा रेडियल प्रेजेंट है और वो रेडियल कंडक्शन करेगा, ये अपवर्ड करेगा, डाउनवर्ड करेगा। इज इट क्लियर? Absent in most of the monocot।
द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम इज लैप्टोम। वहां पे हेड्रोम था, यहाँ पे लैप्टोम है, मतलब जिम्नोस्पर्म में हो जाएगा सीड सेल, टेरिडोफाइटा में हो जाएगा सीड सेल, एंड एंजियोस्पर्म में लैप्टोम क्या हो जाएगा आपका, सीड ट्यूब। साइंटिस्ट वही है हैबरलैंड, जिन्होंने हेड्रोम दिया था उन्होंने ही लैप्टोम दिया। कुछ पूछना है तो पूछो यहाँ से। नेक्स्ट क्लास में टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करें। टिश्यू सिस्टम मतलब फिर से पढ़ना यही है, मैंने पढ़ाने के टाइम ही आपको काफी ज्यादा इसलिए डिटेल बता दी। अब आप एपिडर्मिस पढ़ोगे, फिर आप कॉर्टेक्स के लेयर पढ़ोगे, एंड देन एपिडर्मिस पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ट्राइकोम है, रूट हेयर है, थोड़े से उनके नाम ले लोगे, स्टोमेटा होता है वो पढ़ लोगे, थोड़ा सा नाम आ जाएगा। देन आप ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की लेयर देख लोगे जिसपे बात हो चुकी है। फिर आप वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखोगे जिसको अभी हम लोगों ने खुद ही अच्छे से देखा, बस अरेंजमेंट जरूर देख, ठीक है, कि जाइलम फ्लोएम कैसे अरेंज होते हैं, कैसा डिफरेंट टाइप का होता है। तो अभी आप यहाँ तक सब कुछ टिश्यू को पढ़ चुके हो कि क्या क्या टिश्यू होती है। इसको अभी रुको, ये सब वर्ड आप गो थ्रू बोलिए, ओके। अब आपको सिस्टम पढ़ना, ये तो टिश्यू बन रहे थे, अभी आपने क्या पढ़ा है बेटा, देखो सिंपल टिश्यू पढ़ा, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा, टिश्यू पढ़िए ना। जब ये सिस्टम किसी सिस्टम की तरह वर्क करेंगे तो आपको सिस्टम पढ़ना होगा। तो अब आपको क्या देखना है नेक्स्ट क्लास में, ETS, VTS एंड GTS, एपिडर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेस्कुलर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आज के लेक्चर हैवी क्या होगा, वो हैवी होना जरूरी था। दिस इज लाइक ए सेल, आपको आगे जाके इसकी मैकेनिक्स समझनी है, ये यहीं खत्म नहीं होगा, पूरा एक चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी। तो आपको उसकी मैकेनिज्म वहां पे देखनी है, आपको जाइलम का कंडक्शन समझना होगा, वाटर मिनरल कैसे फ्लो करते हैं, रूट हेयर के अंदर कैसे पानी आता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप से होते हुए कैसे वो पहुंचेगा जाइलम तक, पहले हमें जाइलम तक पहुंचाना होता है, फिर जाइलम से ऊपर चढ़ाना होता है, फिर एवेपोरेट कराना होता है। तो देयर है मैकेनिज्म फिजियोलॉजी। हमें फूड बनाना है, बनाने का एक अलग चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, फिर फूड को ट्रांसपोर्ट कराना है, फिर फूड को सोर्स और सिंक की मैकेनिज्म देखनी, इसलिए हैवी लग रहा होगा, इसको अवॉइड नहीं करना है। आप नोट्स को देखो, अच्छे से देखो, मैं एक एक लाइन जब पढ़ के समझा रही हूँ कि एक एक का मीनिंग क्या है वो आप समझो, इसका मतलब उसका कोई पर्पज है, आप उसको रिवाइज करो, लगे डाउट तो पूछो और एनसीईआरटी मार्क कर लो। हमको इजाजत दो, कुछ पूछना है तो पूछो। हर्ष तुमको कॉल कर रही थी, मैं बिजी जा रहा था, क्या हुआ था? रिकॉर्ड किया है मैंने, ले लेना, ये भी रिकॉर्ड हो गया।